नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जरा अंदाजा लगाइए, जिसके पास मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, आईएएस, आईपीएस अफसर तक अपना भविष्य जानने पहुंचते हो, वो बाबा कितना पावरफुल होगा। जिस बाबा के पास खुद पुलिस ये पूछने के लिए जाती हो कि फलाना केस कब सुलझेगा या भागा हुआ चोर कब और कैसे हाथ आएगा, वो बाबा कितना ताकतवर होगा। बस इसी ताकत के बल पर बाबा ने बड़े बड़े घरानों की महिलाओं की आबरू लूटनी शुरू की, उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू किया। ये देश में आया सबसे नया और ताजा बाबा है। ये मार्केट में देश के सबसे नए बाबा हैं। सिर्फ नए ही नहीं, बल्कि हाल के वक्त के सबसे पावरफुल बाबा भी। इतने पावरफुल कि खुद इनके राज्य यानी महाराष्ट्र की महिला आयोग की चेयरपर्सन अपने हाथों से इनके दोनों पांव धुल रही है। अब जरा सोचिए, जब बाबा कुछ इस अंदाज में कुर्सी पर बैठे हो और जमीन पर बैठकर एक राज्य की सबसे पावरफुल लेडी यानी महिला आयोग की चेयरपर्सन बाबा के पांव परात में रखकर अपने हाथों से धो रही हो, तो फिर राज्य में ऐसे बाबा की क्या ठसक होगी। महाराष्ट्र महिला आयोग की इन चेयरपर्सन का नाम है रूपाली चाकणकर। बाबा के पांव धोते इनके इस अंदाज से साफ पता चलता है कि ये भी बाबा की भक्त है, पर सिर्फ भक्त ही नहीं, बल्कि बाबा के ट्रस्ट की ट्रस्टी होने के अलावा बाबा के कुछ धंधों में इनकी पार्टनर भी है। अब आप कहेंगे कि किसी बाबा का भक्त या पार्टनर होने में क्या बुराई है, तो साहब वैसे तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर बाबा के भेष में एक भेड़िया हो जो अपनी महिला भक्तों को नोचता खसोटता हो, उनकी मजबूरी और विश्वास का फायदा उठाकर उनकी आबरू लूटता हो और फिर उसी राज्य की महिलाओं की हिफाजत करने वाली महिला आयोग की अध्यक्ष उसकी इतनी करीबी हो, तो फिर अंदाजा लगाइए कितनी मासूम महिलाएं सिर्फ इस एक वजह से इस बाबा के झांसे में आई होंगी। महिला आयोग की चेयरपर्सन तो सिर्फ एक बानगी, वरना पहुंचे हुए इस बाबा की पहुंच कहां तक है। अगर आपको नाम गिनाना शुरू कर दूं, तो शायद आपको भी यकीन ना आए। क्या आईएएस, क्या आईपीएस, क्या नेता, क्या पार्षद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी पत्नियां या बेटियां, सभी की हाथों की रेखाएं बाबा ने पढ़ रखी हैं। और तो और दिल्ली में बैठे एक बेहद ताकतवर मंत्री की पत्नी तक इन बाबा की भक्त रही है। इन पावरफुल बाबा का नाम है अशोक कुमार ए खरात। यहां इनके नाम के ये कसीदे आज इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इनके चेहरे के पीछे का सबसे घिनौना सच बस अभी अभी बाहर आया। सच ये कि हाथों की लकीरें या डेट ऑफ बर्थ जानकर बड़े बड़े लोगों के भविष्य बताने वाले इन बाबा ने न जाने कितनी ही महिलाओं को जबरन और फिर ब्लैकमेल कर अपनी हवस का शिकार बनाया। कुल गिनती का तो अभी पता नहीं, लेकिन पुलिस के हाथ 58 ऐसे वीडियो लग चुके हैं जिनमें अलग अलग महिलाओं के साथ बाबा पूरे अश्लील अंदाज में नजर आ रहे हैं। हालांकि वो 58 अश्लील वीडियो एक पेन ड्राइव में इस वक्त पुलिस के पास है, लेकिन एक वीडियो तो लीक भी हो चुका है, बाकायदा सोशल मीडिया पर तैर भी रहा है। मर्यादा के तहत न तो ये वीडियो हम आपको दिखा सकते हैं, न वीडियो में मौजूद महिला की असलियत बता सकते हैं। पर यह वीडियो नासिक में मौजूद अशोक कुमार खरात के दफ्तर का है। बस इस एक वीडियो के जरिए बाकी वीडियो के भंडार और उसके सच का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। इतने बड़े बड़े और ताकतवर लोगों के परिवार की महिलाओं को एक बाबा इतनी आसानी से कैसे मजबूर कर उन्हें अपनी हवस का शिकार बना गया, इसे जानने के लिए बाबा की पूरी जिंदगी में झांकना बहुत जरूरी है। तो कहानी की शुरुआत बाबा के अंत की कहानी से। बात पिछले साल दिसंबर की है।
अशोक खरात के नासिक में मौजूद दफ्तर के एक कर्मचारी जिसका नाम नीलेश यादव है, उसने एक महिला को व्हाट्सएप पर एक अश्लील तस्वीर भेजी। तस्वीर उसी महिला की थी। यादव ने उसे धमकी दी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। महिला को शुरू में लगा कि कोई एआई की मदद से उसकी फेक तस्वीर उसे भेज रहा है, लेकिन तभी एक रोज नासिक में ही एक मंदिर के करीब एक शख्स उस महिला से टकराता है और उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। वो वीडियो उसी महिला का था। महिला घबरा जाती है। घर लौटने के बाद वो तय करती है कि इसकी शिकायत पुलिस में करेगी। इसी के बाद वो थाने पहुंचती है और नीलेश यादव के खिलाफ रिपोर्ट लिखा देती है। हालांकि इस रिपोर्ट में कहीं खरात का नाम नहीं था। अशोक खरात का असिस्टेंट, उसका ऑफिस बॉय है नीलेश यादव, उसने कुछ फोटो लिए थे और फोटो वो लड़की को भेज दिए। तो लड़की ने कहा कि ये एआई जनरेटेड है, लेकिन बाद वो घबरा गई तो उसने एफआईआर दे दिया शिरडी पुलिस स्टेशन में। एफआईआर लिखने के बाद पुलिस नीलेश यादव को गिरफ्तार कर लेती है। पहली बार नीलेश यादव के इस रैकेट का पता चलता है, क्योंकि नीलेश के मोबाइल से और भी बहुत सारी महिलाओं के अश्लील वीडियो मिलते हैं। नीलेश के बयान के बाद अब भी अशोक खरात पुलिस की रडार से दूर था। पर चूंकि नीलेश खरात के दफ्तर में काम करता था, लिहाजा पुलिस खाना पूर्ति के लिए खरात से भी पूछताछ करती है। इस पूछताछ में अशोक खरात एक नई कहानी सुनाता है। वो पुलिस को बताता है कि मुंबई और उसके करीब के 2 बिजनेसमैन कुछ महिलाओं के साथ खुद उसका अश्लील वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं। दोनों उससे 5 करोड़ रुपए की मांग कर रहे हैं। बाबा खरात का बयान लेकर पुलिस बैरंग लौट जाती है। असल में खुद नासिक पुलिस भी बाबा की भक्त थी। ऐसे कई किस्से हुए जब पुलिस किसी केस को सुलझा नहीं पाई या चोर को पकड़ नहीं पाई तो खुद पुलिस बाबा के दरबार में पहुंच गई। फिर बाबा एफआईआर नंबर और पुलिस वालों की डेट ऑफ बर्थ पूछने के बाद ये बताता कि चोर कब कैसे पकड़ा जाएगा और केस कब सुलझेगा। कि बाबा को सब जो अफसर मिलने आते थे वो उन्हें इन्वेस्टिगेशन की बातें भी पूछते थे। यानी कि न्यूमरोलॉजी से बाबा बोलता था कि अगर फलाना फलाना कोई नंबर है, किसी का कोई बर्थ डेट है, सिर्फ इतना ही नहीं, उससे लेके वो इक्वेशन मिलाता था। और तब पुलिस अफसर जब इन्वेस्टिगेशन के लिए उसके पास आते थे मदद के लिए, तब वो उन्हें बताता था कि आरोपी आपको इस दिशा में मिलेगा या फिर आरोपी आपको उस जिले में मिलेगा। अशोक खरात के बयान के बाद अब पुलिस खुद खरात को छोड़कर उन 2 बिजनेसमैन को ढूंढने में लग गई। लेकिन इसी बीच बाबा की बदकिस्मती का एक और दौर शुरू हो चुका था। पुलिस अभी मामले की जांच कर ही रही थी कि तभी अचानक एक दूसरी महिला खुद अशोक खरात के खिलाफ शिकायत लेकर थाने पहुंच गई। इस महिला की शिकायत बेहद गंभीर थी। महिला ने अपनी शिकायत में ये कहा कि वो अपने और परिवार के भविष्य के बारे में जानने के लिए खरात के पास पहुंची थी। कुछ मुलाकातों के बाद खरात ने एक दिन नशीला खाना और पानी पिलाकर उसके साथ जबरदस्ती की। इस दौरान उसने उसकी तस्वीरें भी उतार ली। फिर वो ब्लैकमेल करने लगा। इसके बाद उसने अनगिनत बार उसका यौन शोषण किया। इसी महिला की इस एक शिकायत के बाद अब लगा कि मामला बड़ा है, लेकिन बाबा भी कब छोटा था। मुंबई में आला पुलिस अफसरों को आगे की कार्रवाई के लिए मीटिंग करनी पड़ी, क्योंकि खुद पुलिस को पता था कि बाबा के भक्तों की लिस्ट में उनके पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से लेकर तमाम छोटे बड़े नेता, आईएएस अफसर और खुद पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े आला अफसर तक शामिल थे। लेकिन जो तस्वीरें अब तक पुलिस के हाथ लगी थी, उन्हें देखकर पहली नजर में ही अंदाजा हो चुका था कि बाबा की शिकार महिलाएं भी कोई आम महिलाएं नहीं है, बल्कि सभी ऊंचे घरानों और ताकतवर लोगों की बीवी या बेटियां हैं। ये वो महिलाएं थी जो अपने या अपने परिवार के भविष्य को जानने के लिए बाबा के दर पर पहुंची थी। मामला बड़ा था, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस ने पूरे मामले की जांच के लिए फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी एसआईटी बनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र के कई ऐसे बड़े अफसर हैं जो अफसर अपने पत्नी को लेके, अपने लड़कियों को लेके उसके पास जाते थे, या फिर अफसर खुद उनको जाते थे और पूछते थे मेरा पोस्टिंग कहाँ होगा, मुझे अब तबादला कब होगा, क्या मेरा प्रमोशन होगा। इस तरीके से धीरे धीरे उसका प्रस्थ बढ़ता गया और पहले से उसका जो ऑर्बिट था वो ऑर्बिट भी बढ़ता गया। 17 मार्च को एसआईटी का गठन होता है और 18 मार्च की रात खत्म होने से पहले ही
एसआईटी की एक भारी भरकम टीम नासिक में बाबा के इसी घर में धावा बोलती है और उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी के बाद 18 मार्च की सुबह अशोक खरात को अदालत में पेश किया जाता है, जहां से उसे 24 मार्च तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। खरात की गिरफ्तारी के बाद जब उसके घर की तलाशी ली गई तो पुलिस भी हैरान रह गई। पेन ड्राइव और मोबाइल से पुलिस को कुल 58 ऐसे वीडियो मिलते हैं जिनमें अलग अलग महिलाओं की खरात के साथ अश्लील तस्वीरें कैद थी। फिलहाल खुद एसआईटी को भी पता नहीं कि ये गिनती 58 तक ही है या जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी अश्लील वीडियो की गिनती भी बढ़ती जाएगी। मर्चेंट नेवी के एक कैप्टन से बाबागिरी की दुकान शुरू करने के पीछे की एक लंबी कहानी है। जब तक अशोक खरात मर्चेंट नेवी में रहा, खुद को कैप्टन कहता रहा, पर जैसे ही मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ी उसी वक्त वो बाबा के अवतार में आ गया। उसका दावा था कि वो महादेव का अवतार है। खुद महादेव उसके पास आते हैं और वही उसके पास आने वाले भक्तों का भविष्य उसे बताते हैं, जो वो उन्हीं भक्तों को बता देता है। अशोक खरात की बाबागिरी वाली ये दुकान पिछले 20 सालों से चल रही थी, लेकिन मशहूर वो तब हुआ जब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपना भविष्य जानने के लिए उसके पास पहुंचे। फिर तो नेताओं और अफसरों की लाइन ही लग गई। अब डर इस बात का है कि इतने लंबे बरसों तक बाबा के भेष में यह हैवान न जाने कितनों की तकदीर बता चुका है और कितनों की तकदीर बिगाड़ चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मर्चेंट नेवी का एक कैप्टन अचानक लोगों की तकदीर कैसे बताने लगा। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से वो नासिक कैसे पहुंचा। देखते ही देखते कई 100 करोड़ का मालिक कैसे बन बैठा। और इन सबसे बड़ा सवाल ये कि पढ़ी लिखी महिलाएं, पढ़े लिखे अफसरों और नेताओं की बीवी और बेटियां इसके झांसे में कैसे आ गई। तो इसके लिए अशोक खरात उर्फ कैप्टन उर्फ मार्केट में आए इस नए और सबसे ताकतवर बाबा की पूरी कुंडली में झांकना जरूरी है। ओंकार वाबले, नासिक, आज तक। महाराष्ट्र पुलिस के मुताबिक मामला इतना बड़ा और संगीन है कि ज्यादातर महिलाएं अपना मुंह खोलने को भी तैयार नहीं है। इस बात की भी उम्मीद कम है कि ये महिलाएं बाबा के खिलाफ शिकायत लिखाने थाने तक जाएंगी। खैर, आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर मर्चेंट नेवी का एक कैप्टन खुद को महादेव का अवतार कैसे बताने लगा। नासिक के पौष इलाके में आलीशान बंगले में हाई प्रोफाइल और रसूखदार लोगों की आवाजाही, बड़े बड़े और नामी लोगों का भविष्य बताने का खेल, और इसी खेल की आड़ में करोड़ों के वारे न्यारे। सालों से अंधविश्वास का जाल फैलाए नासिक के बाबा अशोक खरात का तिलिस्म टूटते ही उसकी शानो शौकत और धन दौलत की ऐसी सच्चाई सामने आ गई है जिसे देखकर अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया सकती हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि नासिक में लोगों की तकदीर बांचने का काम करने वाले अशोक खरात ने अपने इन्हीं हथकंडों की मदद से करीब 150 से 200 करोड़ रुपए की दौलत इकट्ठा की थी। अब जब पुलिस ने उसके कब्जे से 58 अश्लील और आपत्तिजनक वीडियो क्लिप बरामद करने के साथ साथ उसे रेप और अंधश्रद्धा को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किया है, तो एक मामूली से मर्चेंट नेवी से उसके करोड़ों की आसामी बनने की पूरी कहानी भी सामने आ गई है। मर्चेंट नेवी में काम कर चुका अशोक खरात दावा करता था कि इस नौकरी में रहते हुए उसने करीब 150 से ज्यादा देशों का दौरा किया और इस तरह 22 सालों तक दुनिया भर में घूम घूम कर जमाने भर का तजुर्बा हासिल किया। और फिर ये काम छोड़ने के बाद उसने वो रास्ता चुना जिसके सहारे वो लोगों को आसानी से बेवकूफ बना सकता था। जी हाँ, लोगों को उनकी किस्मत बताने का रास्ता। 90 के दशक के आखिरी दिनों में उसने खुद को कैप्टन खरात के तौर पर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और फिर ज्योतिषाचार्य बनकर लोगों का भाग्य बताने लगा। वो 10 से 12 भाषाएं बोला करता था, जिनमें कई विदेशी भाषाओं के साथ साथ कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी हैं। और ऐसे में उससे मिलने वाले लोग अक्सर उससे प्रभावित हो जाया करते थे। उसने खुद को न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और धार्मिक कर्मकांडों का जानकार बता रखा था। खरात बताता था कि वो काले जादू यानी ब्लैक मैजिक का भी एक्सपर्ट है। ऐसे में लोग उससे मदद की आस लिए तो खैर मिलते ही थे, उससे डरते भी थे।
लोगों को डराने के साथ साथ उनकी समस्याओं का हल करने का दावा करना ही खरात की असली मोडस ऑपरेंडी थी। वो अमीर लोगों को तो खैर फांसता ही था, महिलाओं को फंसाने का उसका अपना अलग ही तरीका था। जो भी महिलाएं उससे किसी पर्सनल प्रॉब्लम को लेकर मिलती थी, वो पहले उन्हें न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के जरिए उनकी समस्याओं का हल बताया करता और प्रभाव में लेने की कोशिश करता। लेकिन उसका असली शिकार बनती थी वो महिलाएं जो संतान प्राप्ति के लिए उसके पास आया करती थी। खरात ऐसी महिलाओं को संतान प्राप्ति के लिए उनके निजी अंगों से जुड़ी तांत्रिक क्रियाएं करने को कहता था और इसी की आड़ में उनका यौन शोषण किया करता था। यहां तक कि वो कई ऐसी महिलाओं से शादी रचाने का नाटक भी कर चुका था ताकि यौन शोषण करने में उसे आसानी हो। अब पुलिस की जांच में पता चला है कि उसने अपने नासिक के दफ्तर में भी ऐसी कई करतूतों को अंजाम दिया। देखते ही देखते वो कई संस्थानों और मंदिरों की मैनेजमेंट कमेटी तक में अपनी पैठ बना चुका था और इन्हीं हथकंडों से ठीक ठाक कमाई करने लगा। लेकिन लोगों की किस्मत बताने का काम करने वाले खरात की किस्मत सही मायने में तब पलटी जब नवंबर 2022 में महाराष्ट्र के तत्कालीन सीएम एकनाथ शिंदे, उनकी पत्नी और कुछ मंत्रियों की खरात से मुलाकात हुई। बस इसके बाद तो खरात ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा और दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। शिंदे से मुलाकात के बाद जैसे खरात के कामकाज पर मुहर सी लग गई। उसके पास वीवीआईपीज लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया और खरात ने इसी के साथ नाम और दाम दोनों कमाया। पुलिस की माने तो खरात के घर में की गई छापेमारी के दौरान उसके पास से एक पिस्टल और कारतूस के साथ साथ 6 लाख रुपए नगद और करीब 150 से 200 करोड़ की संपत्ति का पता चला। इन संपत्तियों में नासिक के पाथर्डी इलाके में करीब 150 करोड़ की जमीन, सिन्नर तालुका के मीरगांव और कहंदलवाड़ी में करीब 45 एकड़ जमीन, पाथर्डी और गौलाने में करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी, मीरगांव में ईशानेश्वर मंदिर के पास करीब 10 करोड़ रुपए का फार्म हाउस, ओझर एयरपोर्ट के पास जनोरी गांव में करीब 5 करोड़ रुपए की जमीन, नासिक के कर्मयोगी नगर में बंगला और कनाडा कॉर्नर में ऑफिस और शिरडी में भी करोड़ों की कीमत वाली खेती के लायक जमीन शामिल। अब सुनिए ज्योतिष और मंदिर की आड़ में तैयार किए गए खरात के रोब-दाब की कहानी। अशोक खरात ने ज्योतिष का काम जमते ही नासिक के मीरगांव इलाके में ईशानेश्वर मंदिर ट्रस्ट के चेयरमैन की कुर्सी हासिल कर ली। फिर क्या था, इसके बाद तो उसने समाज में धार्मिक प्रभाव जमाना भी शुरू कर दिया और तत्कालीन सीएम से मुलाकात होते ही उसके पास बड़े बड़े और नामी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ये और बात है कि खरात के खिलाफ महाराष्ट्र के तर्कशील लोग यानी अंधश्रद्धा का विरोध करने वाले संगठन पहले से ही आवाज उठा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद तब शिंदे ने खरात से मुलाकात की और तब शिंदे के मंत्री ने सफाई दी कि शिंदे असल में ईशानेश्वर मंदिर के गौशाला के लिए मदद करने गए थे, न कि अपना भविष्य जानने। ओमकार वाबले, पुणे, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।